इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। जो बेल्जियम है ना उसके अंदर 59% जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग और लगभग 40% है फ्रेंच स्पीकिंग। व्हाट वाज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, ये सिंहली स्पीकर्स हो गए 74%, ये तमिल स्पीकर्स हो गए 18%। देखें डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड प्रॉब्लम्स या इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम। नेक्स्ट है what is power sharing and why power sharing is desirable. Different organs of the government, different levels of the government, political parties, pressure group, different social group, ये फॉर्म्स हैं पावर को शेयर करने की। ठीक है, अब गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आज थोड़ा टेक्नोलॉजी का कुछ ज्यादा यूज करा है तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आज हम सिविक्स करेंगे शुरू और इसका चैप्टर फर्स्ट है, नाम तो पता होगा, पावर शेयरिंग। क्लियर है? इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावना है। क्लियर है? तो करें भाई शुरू। पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट वाज द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। हमें पता है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। तो ये एक मैप है बेल्जियम का और यहाँ पे एथनिक कंपोजिशन भी है, आपकी बुक में भी है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखो, ये रीजन है फ्लेमिश रीजन, इस जो ये येलो वाला है, और जो ये रीजन है वेलोन रीजन। इस रीजन में जो फ्लेमिश रीजन है इसके अंदर डच स्पीकिंग है, जो डच भाषा को बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रीजन है ये है फ्रेंच स्पीकिंग। जो बेल्जियम है ना उसके अंदर 59% जो पॉपुलेशन है वो है डच स्पीकिंग और लगभग 40% है फ्रेंच स्पीकिंग और 1% है जर्मन स्पीकिंग। जो यहाँ पे ये है ना, ये है जर्मन। और उसी आधार पे अगर हम, ये है इसकी कैपिटल ब्रुसेल्स, इसमें क्या है 80% फ्रेंच, 20% डच। जान दो भाई, फ्लेमिश रीजन 59% डच स्पीकिंग है, 1% ये जर्मन यहां पे बता दिया, और वेलोनिया में है 40% के करीब है फ्रेंच स्पीकिंग, और ब्रुसेल्स में जो इसकी कैपिटल है 20% डच और 80% फ्रेंच। अब यहां देखो, एक इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर हम टोटल बेल्जियम की बात करें तो मेजोरिटी में कौन से स्पीकर है? डच भाषी, क्योंकि 59% है। और कैपिटल की बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग है वहां पे मेजोरिटी में। पूरे देश में मेजोरिटी में कौन है? डच, और कैपिटल में कौन है? फ्रेंच। ठीक है, ये एथनिक कंपोजिशन है। इसको अपने शब्दों में लिखना है कि भाई जो बेल्जियम है इसका एक जो बड़ा उत्तरी भाग है उसको हम फ्लेमिश रीजन बोला जाता है, उसमें 59% है डच स्पीकिंग। इस एरिया में सारे डच स्पीकिंग एरिया है ये। और यहाँ पे जो वेलोनिया रीजन है ये है फ्रेंच स्पीकिंग, इसमें 40% जो पॉपुलेशन है वो फ्रेंच स्पीक करती है। साथ में ये जो इधर का एरिया है ये है जर्मन स्पीकिंग का 1% है जो टोटल पॉपुलेशन। क्लियर है? कैपिटल की बात करें इसमें 80% फ्रेंच स्पीकिंग है, 20% डच स्पीकिंग है। यही बताना था इसमें भाई एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम में। लिख दोगे ये, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, व्हाट वाज एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है? देखो, जो ये येलो कलर है ना ये है सिंहली, जो ये ब्लू कलर है बैंगनी सा जैसा भी है, देख लो ये है तमिल, और जो ये कहीं कहीं पे ऐसा कलर ना ग्रीन ग्रीन सा
ये है मुस्लिम। अगर हम यहां देखें, अब एक चीज देखो, जो श्रीलंका है इसमें 74% तो है सिंहली स्पीकिंग, जो सिंहली भाषा है वहां की 74%, और 18% है तमिल स्पीकिंग, जो तमिल भाषा को बोलते हैं। यही लिखना है शब्दों में। इस जो तमिल स्पीकर्स हैं ये 18%, इनमें से 13% है श्रीलंका की तमिल। जो श्रीलंकन तमिल्स है ना, ये नॉर्मली जो ये एरिया है उत्तर का और ईस्ट का, जहां भी ये कलर है, तो ये मान ले ये तमिल है और ये है श्रीलंकन तमिल्स। और इसमें से जो 5% जो बच गए वो है इंडियन तमिल्स। इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मान के चलो ये तमिल्स की है कंसंट्रेशन, ठीक है। जो सिंहली है इनका जो रिलीजन है ये है बुद्धिस्ट, ये बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले हैं या बुद्धिस्ट है, ठीक है। ये इसमें क्या है, इनका जो रिलीजन है या तो ये हिंदू है या मुस्लिम है, ये है। अगर एथनिक कंपोजिशन बताया जाए, एथनिक कंपोजिशन में क्या बताया है, श्रीलंका की टोटल पॉपुलेशन जिसमें सिंहली भाषा को बोलने वाले हैं 74%, ये सारे देश में ऐसे फैली हुई है। जो तमिल को बोलने वाले हैं वो 18%, 18% में 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं, 5% इंडियन तमिल्स हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स है इनका कंसंट्रेशन है नॉर्थ में और ईस्ट में, और जो इंडियन तमिल्स है ये नॉर्मली सेंटर में है कहीं कहीं। इनका रिलीजन हिंदू और मुस्लिम है। अगर हम सिंहली भाषाई का रिलीजन देखें तो बौद्ध, वे सारे बौद्ध है, ठीक है। एथनिक कंपोजिशन लिख दोगे। देखो हम करते क्या है, जब भी 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आए, ऐसे छोटा सा मैप बना दो, ऐसे ही कर दिया, फिर एक माइंड मैप बना दो, एक ऐसा डायग्राम बना दो, फिर लिख दो। एसएसटी में 100 नंबर सिक्योर करे जा सकते हैं। इसके ऊपर एक क्लास और बनाऊंगा, हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन एसएसटी। तो ये उसका एक तरीका है। आप मैप का बनाइए, चाहे खराब हो, उसमें वहां पे स्केल लेके नहीं बैठा जाएगा, सिर्फ ये होगा कि भी देखो बच्चे ने कोशिश कर रखी है। यहाँ पे फिर आप इसको लिख दो कि भाई इन श्रीलंका, ऐसे शुरू करके इसको लिख दोगे आराम से। जो यहाँ पे है, यहाँ अगर एक दो गलती भी कर रखी है ना, तो भी आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आए। अगर ये है, सिलेक्ट करो इसको, ठीक है। क्लियर दिख रहा है भाई। अगर इसको और भी जूम करके अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देखो, ये सिंहली स्पीकर्स हो गए 74%, ये तमिल स्पीकर्स हो गए 18%, यहाँ पे अगर तुम देखो श्रीलंकन तमिल्स 13%, जो इंडियन तमिल्स है 5% है, फिर साथ में इनका रिलीजन लिख रखा है यहाँ पे, इस पे सारे के सारा आंसर दे रखा है। क्लियर है ये, तो ये है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बेल्जियम एंड श्रीलंका डिल्ट विद एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। और इसके बाद एक क्वेश्चन है मेजोरिटेरियनिज्म। अब पहले इस पे चले। देखो बेल्जियम ने क्या करा, क्लियर है बेल्जियम है। बेल्जियम ने 1970 से लेकर, पहले बेल्जियम के बारे में देखेंगे 1993 तक, बेल्जियम को देखते हैं भाई। 1970 से 93 तक इन्होंने 4 अमेंडमेंट करे, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो क्यों करे गए हैं ये अमेंडमेंट, श्रीलंका ने कुछ और तरीका अपनाया, इन्होंने क्या करा, 4 अमेंडमेंट करे। रीजनल डाइवर्सिटी, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट हो, और सारी की सारी जो डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम ने, ये है बेल्जियम, ठीक है, 4 अमेंडमेंट करे इन्होंने। पहला अमेंडमेंट क्या करा था कि वहां की डाइवर्सिटी ऐसे ही बनी रहे। पहला अमेंडमेंट क्या करा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट है, उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दो भाई,
वैसे तो 59% ये है, 40% ये है, इक्वल नहीं बनता ना। बट इन्होंने क्या करा, कॉन्फ्लिक्ट्स को बचाने के लिए, भाई कॉन्फ्लिक्ट से खुद को बचाने के लिए क्या कर दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया। और उसके बाद भी इक्वल, अगर कोई कानून बनाना है तो एक भाषाई लोग अपनी मेजोरिटी करके उसको ना बना दे, तो दोनों ही भाषाओं के आदमी, जिसमें फ्रेंच भी और डच भी, उसमें भी एक स्पेशल क्राइटेरिया बना दिया कि भी उनकी इतनी तो हाँ होनी ही चाहिए। जैसे मान लिया एक ग्रुप मैं हूं, एक ग्रुप है दूसरा, हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, फिर एक कानून बनाया, बाकी मेजोरिटी में मैं हूं, तो हो सकता मैं अपनी भाषाई लोगों को इकट्ठा करके उस कानून के फेवर में या अगेंस्ट में वोट डाल सकता हूं। अब क्या करा है, अगर किसी कानून को बनाना है तो मेरे ग्रुप वालों की भी एक पर्टिकुलर मेजोरिटी डिसाइड कर दी इतना, और उनकी भी कि भाई वहां से भी इतने आदमी होने ही होने चाहिए। एक ग्रुप अपनी मेजोरिटी का फायदा उठाकर कानून ना बना सके, जो दूसरा ग्रुप है उनके भी मिनिमम मेंबर डिसाइड कर दिए गए कि भाई इतना तो इनकी भी सहमति होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। दूसरा काम इन्होंने करा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसको पावर दी, पावर्स वाज या वर, पावर वाज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो बनी उनको पावर दे दी गई। अब है ना, भारत की तरह नहीं कि भाई सेंटर ने पावर दी, इनकी पावर और सेंटर की पावर अलग अलग है। ये सेंटर के सबऑर्डिनेट के रूप में काम नहीं कर रहे, यहाँ इनके पास अपने स्टेट की जो लिस्ट है, जो उसकी पावर है, जो इनके काम है, उनको पूरा करने की पूरी छूट दी गई। देखो कोशिश ये हो रही है कि भाई संघर्ष ना हो, अलग अलग कल्चर के डाइवर्सिटी के यहाँ पर आदमी है, उनके बीच में कोई संघर्ष ना हो, इसलिए ये काम करा जा रहा है। ठीक है। अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल है ये, इसमें क्या करा गया, यहां भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कैपिटल टू। आपको पता होगा ना 80% यहाँ पे फ्रेंच है, 20% डच है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या करा, डच ज्यादा थे तो उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात मान ली। ऐसे ही जो कैपिटल है वहां पे फ्रेंच ज्यादा थे, बट उन्होंने वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात मान ली। ठीक है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन कैपिटल टू। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करा गया, एक और सरकार का प्रकार बनाया गया भाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये स्टेट से भी नीचे लोकल लेवल पे चली गई। जिस एरिया में कोई भी भाषी आदमी है, चाहे श्रीलंका, चाहे डच स्पीकिंग है, चाहे जर्मन स्पीकिंग है, नहीं फ्रेंच स्पीकिंग है, जर्मन स्पीकिंग है, कोई भी है, उनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया। और ये इसको एक पावर दे दी, जैसे डच स्पीकिंग वालों की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, फ्रेंच स्पीकिंग वालों की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई, जर्मन स्पीकिंग वालों की अलग से कम्युनिटी गवर्नमेंट बन गई। इस गवर्नमेंट को क्या पावर दी गई, उनका जो कल्चर है, ठीक है, जो उनकी भाषा है, जो उनका रिलीजन है, इससे रिलेटेड डिसीजन कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगी। भारत में कौन लेता है डिसीजन, भाई धर्म के बारे में या जो भी नॉर्मल डिसीजन लिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब स्टेट और सेंटर के बीच विवाद होगा तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन मानना होता है भारत में। इन्होंने क्या करा है, ध्यान दे, 1970 से लेकर 1993 के बीच में जो 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे गए ना, उनका पर्पज क्या था, उनका पर्पज यही था कि भाई अकोमोडेट हो जाए जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी डिफरेंट कल्चर है। पहला काम करा, पूरे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, स्टेटों को अलग अलग पावर दे दी और वो पावर सेंटर से अलग है, स्टेट अपने फील्ड में सुप्रीम बना दिया। फिर कैपिटल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट, इस भाषा की डच वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन वालों की अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट।
और इनको ये पावर दी अपने कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन से रिलेटेड खुद डिसीजन ले। ठीक है, तो ये होगा बेल्जियम के बारे में। श्रीलंका का थोड़ा सा अलग है, उसको अगले क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो इसको लिख दोगे आराम से, सिंपल है। अब देखें, डिफाइन मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका एंड प्रॉब्लम्स या इफेक्ट ऑफ दिस सिस्टम। देखो, जो श्रीलंका की है उसने कैसे डील करा, वो डील करने में थोड़ी समस्या होगी। वहां पे इन्होंने ना मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जो बहुमत में होंगी ना, जिन स्पीक करने वालों की जो भाषा बोल रहे, सिंहली भाषी थे, वो मेजोरिटी में थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से बनवाया। 1949 में श्रीलंका आजाद हो गया था, ठीक है, 1948 में, सॉरी। और इसने एक बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए जिससे सिंहली भाषियों की तमिल भाषियों पर सुपरमेसी कायम होगी, सुपरमेसी स्टेब्लिश होगी। देखो ये लिख रखा है, ध्यान दो। क्लियर है, दिख रहा है ये, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे काम करे। और जो 1956 का एक कानून बना, 1956 में एक एक्ट पास करा जिसमें सिंहली को एक उस वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। भाई सिंहलियों को और क्या क्या काम करेगा इस मेजोरिटेरियनिज्म के तहत? गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफरेंस दी गई, एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए जितनी भी पब्लिक फैसिलिटी थी वो सिंहली वासियों को ज्यादा दी गई, हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन। और ये बोला गया कि श्रीलंका बिलोंग्स टू सिंहलीज। क्लियर है, श्रीलंका बिलोंग्स टू सिंहली। तो ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म, जब एक मेजोरिटी के आदमी जो दूसरे वर्ग हैं सोसाइटी के, उनके ऊपर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसको बोला जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या हुए, एक बार इफेक्ट पे और ध्यान दो, इसकी क्या प्रॉब्लम्स हुई। यहाँ पे देखो भाई, जो तमिल थे उन्होंने इसके बारे में बोला कि भाई ये ठीक नहीं है, आप कैसे कैसे अमेंडमेंट कर रहे हो, आप हमें तो अपना नहीं मान रहे। तो इससे क्या हुआ, जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो फीलिंग ऑफ अलाइनेशन, एलियनेशन अमंग तमिल्स, तमिल्स को ऐसा लगा कि हम कहीं ना कहीं एलियन है इनके लिए, अलग हैं हम इनसे। ठीक है, उसके बाद जो इनको राइट्स हैं, अपॉर्चुनिटी है, उनके आधार पे इनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ। इसके बाद सिंहलियों ने इनके कल्चर के, लैंग्वेज के लिए कोई भी काम नहीं करा, ना उस पर कोई भी रिगार्ड दिखाया भाई, जिसके कारण इन दोनों के जो रिश्ते हैं सिंहली और तमिलों के, इसमें स्ट्रेन आई, टेंशन आई। और इसके बाद जो तमिल हैं उन्होंने एक ऑटोनोमस तमिल प्रोविंस की रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे लिए ऊपर देखा था ना, नॉर्थ में और ईस्ट में एक तमिल प्रोविंस बना दो, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और अंततः एक सिविल वार हुआ भाई, सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध। इसके इफेक्ट पड़े, देखो क्या होता है, तमिलों ने क्या बोला कि भाई हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है, होना चाहिए हर जगह पे, गवर्नेंस में हमारी जो कल्चर है, हमारी जो लैंग्वेज है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। बट सिंहलियों ने बोला कि भाई श्रीलंका तुम्हारा है ही नहीं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उन्होंने डिमांड करी, इन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर वो हिंसा पे उतर आए, तो बोले अलग देश की भी डिमांड करी, भाई हमारा अलग करो या हमें श्रीलंका से। और अंततः जब श्रीलंका ने इस हिसाब से काम नहीं कर पाया, अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी अच्छे से नहीं हो पाई, तो उसमें परिणामतः इसके परिणाम से एक सिविल वॉर हुआ। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि भाई कैसे श्रीलंका ने इसमें ये मेजोरिटेरियनिज्म की समस्या आई और उसके क्या क्या इफेक्ट पड़े। है भाई सिंपल, समझना है ऐसे एक माइंड मैप बना के, जैसे मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका है, तुम लिख रहे हो, एक बॉक्स में लिख दो उसको, इफेक्ट्स बताने हैं तो ऐसे, ये यूज कहाँ होंगे, ये आप ऐसे ही मैंने क्यों बना रखा है, ताकि आप ऐसे आंसर लिखो, ये इसका कारण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखिए, पावर शेयरिंग क्या है और इसकी क्यों जरूरत है।
पावर शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का बांट देना। अब ये जो दोनों देश हमने बेल्जियम और श्रीलंका पढ़े हैं, बेल्जियम ने क्या करा, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो वहां पे मेजोरिटी थी ना जो डच स्पीकिंग की, उन्होंने उनके साथ जो फ्रेंच स्पीकर थे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सबके लिए। देखो 1% जर्मन, उनके लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, तभी तो डाइवर्सिटी अकोमोडेट होगी। इन्होंने पावर शेयरिंग का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। ऐसे जहां भी जो चीजें होंगी ना देश के अंदर, अलग रिलीजन है, अलग सोशल ग्रुप्स है, अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना पावर शेयरिंग होता है। इसके रीजन्स क्या है? इसके दो प्रकार के रीजन माने गए हैं। एक तो है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मोरल रीजन। अब पूछोगे कि भाई प्रूडेंशियल रीजन कौन सा होता है, मोरल रीजन कौन सा होता है? प्रूडेंशियल का मतलब है जो जरूरी है। अभी 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाँ, जो प्रूडेंशियल का मतलब होता है जरूरी, इससे क्या होंगे, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे। बेल्जियम में देखो, जैसे ही पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, पावर को शेयर करा गया, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस नहीं हुए। श्रीलंका में नहीं करा गया, तो श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट्स बने रही। दूसरा कारण है स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर आप पावर को शेयर करोगे ना, तो राजनीति में स्टेबिलिटी आएगी। श्रीलंका में सिविल वार हुआ और यहाँ पे बेल्जियम में आराम से जीवन जिया लोगों ने, ठीक है। स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, बेटर आउटकम, अच्छे परिणाम होंगे, देश विकास भी करेगा, देश ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये इसके प्रूडेंशियल कारण है भाई, जरूरी है ये आउटकम के कारण जरूरी है क्योंकि इसके अच्छे परिणाम है। मोरल कारण, मोरल कारण का मतलब होता है नैतिक कारण। इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है सबको पावर देना, यही तो है। लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है एक आम आदमी। नैतिकता के हिसाब से देखो, तो नैतिकता के हिसाब से भी पावर को शेयर करना चाहिए, अपने पास सब कुछ रख के नहीं बैठ जाना चाहिए, पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। देखो, बांटना एक आध्यात्मिक प्रोसेस है। सब बोलते हैं भाई जो है बांट दो, ज्ञान है ज्ञान को बांट दो, ज्यादा पैसे हैं तो दान करो, ज्यादा खाने पीने का सामान है तो गरीबों में बांटो, जिनको जो भूखे हैं उनको बांट दो। ऐसे ही पावर है, अगर ज्यादा पावर आपके पास है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। दूसरा, लोगों को अधिकार है, लोगों को ये पावर शक्ति होनी चाहिए कि भी जब गवर्नमेंट गवर्निंग प्रैक्टिस होती है, जब भी गवर्नमेंट में कुछ काम होगा, जब भी डिसीजन टेकिंग प्रोसेस होगा, हर जगह पे लोगों से पूछा जाए, लोगों का उसमें कंसल्टेशन हो, ये नैतिक है। तीसरा, पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल, और ये वैल्यूएबल है भाई, अच्छी बात होती है पावर शेयर करना। ये ऐसे ऐसे ही कोई डायग्राम बनाया, उसमें ऐसे लिख दो पेपर में। देखो, कोई भी एग्जाम 10th में, 11th में, 12th में, कॉलेज लेवल पे 3 घंटे का है, और 3 hours आर मोर देन सफिशिएंट, ये ध्यान रखना है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई देखो कितने तो एमसीक्यू हैं, जो 2 नंबर के, 3 नंबर के, जो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटा सा डिब्बा बना दो, अट्रैक्शन होगी ना इससे, टीचर को ऐसा लगेगा बच्चा मेहनती है, बच्चा क्रिएटिव है, तो ऐसे बना सकते हो। ये मत करना प्लीज कि भाई कलर भी लेके जाओ कि सर ने बनाया था, ऐसे ही यहाँ पे सर्कुलर इसका डिजाइन बनाओ, फिर ये नहीं बना, इसको साफ कर रहे हो, खराब कर रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। सिंपल सा एक डिब्बा बनाया, उसमें रीजंस फॉर पावर शेयरिंग ऐसे ही 2 फिर छोटे छोटे इसमें बना के, कलर मत भरने लग जाना भाई, पता चला 1% की 3 घंटे हो गए, वो पावर शेयरिंग के डिब्बे बनाने में रहेगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बट ये अट्रैक्टिव लगेगा अगर थोड़ा सा उसमें आप बना पाए तो। What are the forms of power sharing? पावर शेयर हम कहां कहां कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो, ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, मान के चलो ये सारी पावर है यहाँ पे, तो ये कहां कहां पावर को शेयर कर सकती है? अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स,
इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। कहां पर? अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे सेंट्रल लेवल पे होगी, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। जैसे भाई सेंट्रल लेवल पे कोई गवर्नमेंट है, स्टेट में है, या फिर लोकल है, ऐसे भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, प्रेशर ग्रुप्स, किसानों का ग्रुप है, विद्वानों का ग्रुप है, टीचर्स के अपने ग्रुप हैं, हर काम करने वाले कोई भी उनके अपने संगठन है और आंदोलन, इनके बीच में पावर का शेयरिंग होनी चाहिए कि भाई जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ चाहती है तो उसको कुछ कुछ पावर हो, कम से कम वो भी डिसीजन मेकिंग में सहयोग करे। कोई प्रेशर ग्रुप है, किसान है, किसानों से रिलेटेड आपको कानून बनाना है, तो जो किसानों से जुड़े संगठन है कम से कम थोड़ा बहुत उनसे पूछा जाए। ऐसे ही मूवमेंट है, किसी चीज को लेकर आंदोलन हो रहा है, जैसे एंटी डैम मूवमेंट हो रहा है कि भाई यहाँ पे बांध मत बनाओ, आपने पढ़ा है ज्योग्राफी में, बल्कि इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। और कि भाई मूवमेंट है तो उन मूवमेंट करने वालों से भी पूछा जाए, ये नहीं भी भागो और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, उनके बीच में भी उनको भी कुछ पावर का शेयर दिया जाए। तीसरा है, ये तो ऐसे ही होगा, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये है यहाँ पे अमंग, हो सकता ना दिख रहा हो, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है ये कुछ लोगो लग रहा है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को आपको पता लोकल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन है कि नहीं है, SC ST हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है कि नहीं है, तो ये क्या है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है भाई, उनको ये पावर ही तो है कि भाई तुम कम नंबर लेकर आओ जब भी सिलेक्शन दे देंगे तुम। महिलाओं को ये पावर ही तो है कि भाई 50% तो आप चुने जाओगे लोकल गवर्नमेंट में, ये पावर है। और ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, और यहाँ पे तुम एक और बना लो, अगर पूरा ये इसमें बना नहीं रखा, पेन लेके यहां पे ऐसे कर लो, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट, यहां पे अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे 3 गवर्नमेंट के अगर इंडिया की बात करें, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनके बीच में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप, डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये फॉर्म्स हैं पावर को शेयर करने की, ठीक है। अब इसी से जुड़ा है अगला, ये एक जैसे हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग अभी बताया था, पावर शेयरिंग हॉरिजेंटल है, तो ये है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है जो, उनके बीच में पावर को शेयर करना, गवर्नमेंट लिखा है ये लास्ट में, ब्लैक पे ना चला तो ये देख लेना, ये ब्लैक है गवर्नमेंट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, दिख रहे हैं भाई सिंपल से। अब लेजिस्लेटिव मेक लॉ, लेजिस्लेटिव का काम क्या क्या होता है, ये कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव ये हम पढ़ेंगे जब भी आएंगे, एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इंप्लीमेंट लॉस, ये कानूनों को लागू करने का काम करती है। जुडिशरी क्या करती है, रिजोल्व डिस्प्यूट्स, ये जो डिस्प्यूट्स हैं कहीं भी सरकारों के बीच में, केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, एग्जीक्यूटिव और संसद के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और विवाद है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की पावर सारी की सारी कहां पे है, जुडिशरी के पास है, ठीक है। तो ये पावर ही तो दे रखी है इनको, ये पावर शेयरिंग ही तो है, इसको हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग बोलते हैं। जब हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट करेंगे, तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनको बराबर पावर दे रखी है, ना कोई इसमें से
किसी से कम है ना कोई किसी से ज्यादा है। और जो इसका प्रिंसिपल है ये चेक एंड बैलेंस के आधार पर इनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है। करिए, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कर लोगे, सिंपल सी है। इसके बाद नेक्स्ट है यह वर्टिकल पावर शेयरिंग। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। दिख रहा है इंडियन वर्टिकल पावर शेयरिंग। ये क्या है? शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट में जब पावर को शेयर करा जाता है उसको बोला जाता है वर्टिकल पावर शेयरिंग। जैसे ये भारत सरकार है, इसने, इसके पास है सारी पावर मान के चलो, और इसने कुछ पावर दे दी इसको, यूनियन गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को। कुछ पावर फिर यहां से आ गई स्टेट गवर्नमेंट के पास, कुछ पावर आ गई लोकल गवर्नमेंट के पास। भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की अपनी यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या है कि भाई वो सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या है, यहाँ पे एक स्टेट लिस्ट है कि जिन सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ स्टेट को है। और लोकल गवर्नमेंट में स्थानीय सरकार, जैसे जिसमें पंच, पंचायत, सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ये लेवल है, इनको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो इनको भी अपने अपने सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये कहाँ कहाँ काम कर सकते, ठीक है। पावर शेयरिंग में ये सारा, ये जो चैप्टर है ये था, सिंपल सा चैप्टर था, मेरे हिसाब से सारा क्लियर भी हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, आंसर कैसे लिखने हैं अपना आराम से चेक कर लो, नोट्स में देख लो। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। कुछ अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना और एक कमेंट भी। कुछ बच्चे का मैसेज आया था कि भाई कमेंट नहीं हो रही, तो अभी चेक करवा लूंगा, हो सकता है कुछ ऐसी गड़बड़ हो, तो कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है, ठीक है। थैंक यू।